हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज का चैप्टर नेम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग होता क्या है? डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा होता क्या है। डेटा डेटा इज़ अ फैक्ट, फिगर और अ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं। उसको क्या कहते हैं? डेटा। और ये बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, रॉ डेटा। ठीक है। और जब डेटा व्हेन देयर इज सम मीनिंग टू दैट डेटा, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब डेटा से कुछ मीनिंग निकलता है, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एक डेटा का एग्जांपल, जैसे दिल्ली गोइंग टू सचिन इज। ठीक है, ये डेटा है। क्योंकि मैंने कहा डेटा कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। अब इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है इससे, लेकिन है डेटा ये। अब इसी से देखिए, अगर मैं ये लिखूं सचिन इज गोइंग टू दिल्ली, अब इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है। और यही क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, data is processed, then it becomes information। ठीक है, डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब डेटा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेटा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रॉ डेटा की। क्योंकि उसी से क्या कर सकते हैं हम? पहले तो डेटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्कूल या आवी का स्कूल कोई भी है, वो रिपोर्ट कार्ड बनाता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? स्टूडेंट्स के नेम लिखेगा, उन्हें अल्फ़ाबेटली उनको अरेंज करेगा। ठीक है, अगर वो रॉ डेटा उठाता कहीं पर भी रख देते, ठीक है, फिर उनको उनके यूनिट टेस्ट मार्क्स को वो वहाँ पे डिस्प्ले करता या उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखते। अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता तो टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा किस स्टूडेंट्स का डेटा कहाँ पे है। एम्बिग्यूटी हो जाती। मान लो कोई क्लास में 2 सचिन है या 3 सचिन है या 3-4 स्टूडेंट हैं जिनके नेम एक है, ठीक है, तो एम्बिग्यूटी आ जाती कि किसके मार्क्स कहाँ पे जड़े हैं। इसलिए प्रॉपर डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, उसे वेल स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। और उसके बाद वेल स्ट्रक्चर्ड होने के बाद क्या होता है? उसमें से इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड होगा तो उसमें से इंफॉर्मेशन अपने आप निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, थ्री 8 4 25 9 30। ठीक है, और ये तो स्मॉल डेटा। अगर ये मान लो 100 तक यही डेटा, मान लो ये नंबर्स हैं किसी के, ठीक है, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 60 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर उन 50 स्टूडेंट्स के यहाँ पे डेटा लिख दिए जाते हैं, ऐसे लिख दिए जाते हैं 30, चलो यहाँ पे मान लो 20 में से मार्क्स आ रहे हैं, चलिए ये आ गया 18 17 7 8 6 12 13 16 18 19 20 और 50 के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है, इससे हमें
मैक्सिमम डेटा कहाँ है, मिनिमम डेटा कहाँ है, या इसका एवरेज कैसे निकलेगा। ठीक है, ये तो कम डेटा अगर मान लो 50 तक का होता तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे। जैसे 3 है, 3, 4, फिर 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 16 भी है, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसमें हम देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया, एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में है। ठीक है, अब हमें इसमें पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे है इसकी रेंज और मिनिमम मार्क्स किसके हैं। इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। ठीक है, पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि हमें आसानी हो, सर्च करने में आसानी, एम्बिग्यूटी ना हो, कहीं पे डुप्लीकेट डेटा ना आ जाए हमारे पास। मैंने पहले बताया अगर 3-4 नेम्स के कोई स्टूडेंट्स एक क्लास में, मान लो सचिन एक, तो उसके क्या कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, फादर्स नेम, एड्रेस या मोबाइल नंबर से, फिर उनको एक अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी रॉ डेटा को रखा जाता, डेटा ऐसी, ठीक है, तो इस प्रकार से रखा जाता तो उस समय तो प्रॉब्लम हो जाती। जैसे रिपोर्ट कार्ड बन रहा है मैंने कहा, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा जाता है और आखिरी में आपको कि कितना प्रेजेंट है इसने पूरे होल ईयर, हाउ मच अटेंडेंस ही गॉट। ठीक है, और इन यूनिट टेस्ट हाउ मच ही गॉट, इन हाफ ईयरली हाउ मच मार्क्स ही गॉट। ठीक है, तो उससे एक क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, और वही हमारी इन्फॉर्मेशन फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। और जो हम यहाँ पे सीखेंगे, प्रेजेंटिंग करना सीखेंगे कि प्रेजेंट कैसे किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग करना सीखेंगे। ऑर्गेनाइज मीन्स आपको टेबुलर वे में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ग्राफिकल वे में भी। और जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, वो ही ऑर्गेनाइजिंग करना होता है। ठीक है, एनालाइजिंग मीन्स कोई मेथड्स होते हैं जैसे एवरेज निकालना, टोटल निकालना, दैट इज मीन्स दैट हमें डेटा का एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मीन्स स्ट्रक्चर्ड वे में उसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, और उसमें से कुछ मेथड्स ऐसे लगाए जाते हैं कि उसका इसमें टोटल कितना आ रहा है या एवरेज कितना आ रहा है, मीन कितना आ रहा है, मीडियन कितना आ रहा है, मोड कितना आ रहा है, फिर उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है जो आपको आखिरी में रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बार ग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। अब बार ग्राफ क्या होता है, अब देख लेते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, बार ग्राफ कोई भी डेटा को अगर प्रेजेंट करना है और उसे बार ग्राफ में क्या होता है, हम ईज़िली उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से हम ईज़िली उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उससे डिसीज़न हम ले सकते हैं इन फ्यूचर, या उससे क्या डिसीज़न लेने हैं। और एनालाइज अच्छी तरीके से किया जाता है, समझ में सही तरीके से आता है क्योंकि पिक्टोरियल वे में, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है बार ग्राफ को। टेबुलर वे में, दिस इज़ अ टेबुलर वे, यहाँ से भी एनालाइज टेबुलर वे में भी किया जाता है कि टेबल में है, यहाँ पे भी आपका एनालाइज। लेकिन हम जब आप पिक्चर के रूप में देखते हैं तो वो उससे हमें देखने में आसानी होती है और उससे हम कंक्लूज़न आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। या हिस्टोग्राम का जो आगे देखेंगे, या पाई चार्ट का, तो हम ईज़िली हम उससे डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी डेटा सेट में कोई भी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक्स, वाई और एक्स एक्सिस में बनता है। ठीक है, 2D में बनता है, दिस इज़ ए वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब दीज आर दी कैटेगरीज और ये हैं आपके वैल्यूज़ या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं ये। अब आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बना सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे मंथ्स है, ठीक है, इसको इस प्रकार से ड्रॉ किया जाए कि एक्स एक्सिस में मंथ आ जाए और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड आपका वाई एक्सिस में है।
हो ये भी सकता है कि मंथ इधर आ सकता है या नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, लेकिन वो आपका फिर हॉरिजॉन्टली बनेगा, जो फ्रीक्वेंसीज होंगी या वैल्यूज़ जो ये डिस्प्ले करेगा वो हॉरिजॉन्टली, और इसमें आपका वर्टिकली करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे जुलाई। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्केल इसमें स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, या इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू जितनी बार अकर होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जुलाई के कितनी बार कितना वॉचेस सोल्ड हुआ है, 1000 टाइम, ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 2500। तो इसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे ग्राफ को कि ये पूरा का पूरा जो फ्रीक्वेंसी है वो आसानी से या हमें देखने में आसानी है, ना ज़्यादा छोटा कॉम्पैक्ट, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा की बाहर ही निकल जाए ग्राफ से। तो ये सबसे बड़ी वैल्यूज़ कितनी है, 25, ठीक है। और हमारे पास कितना 1 2 कैटेगरी कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो किस प्रकार से देखिए 5 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5 का, क्योंकि एक ग्राफ जो एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं या 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना कर सकते हैं 500 वॉचेस, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे 500 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 500 1000 1500 2000 2500, यही है सबसे मैक्सिमम। एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब हमेशा बार ग्राफ में जो इसके बार होंगे उनकी विड्थ सेम होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले जुलाई में कितनी वॉचेस सोल्ड की गई, 1000, तो ये इधर आएगा, ठीक है। ये जो इसका अब जो इसकी विड्थ है वो सब में सेम आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, गैप भी सेम होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गैप इसके बराबर होना चाहिए। गैप मगर मैं ये ले लेता हूँ, गैप इतना यहाँ तक ऐसे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा और इधर ले लेंगे। अगस्त में कितना है 1500 यहाँ पे, लेकिन विड्थ आपकी सेम होनी चाहिए। अगस्त, फिर सितंबर में भी 1500 यहाँ पे, सितंबर, अक्टूबर में 2000, अक्टूबर में यहाँ पे देखेंगे, नवंबर 2500 यहाँ पे आएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। और दिसंबर में 1500 यहाँ पे आएगा। वन 1000 है, ये कितना 1500, ये कितना हो गया 2000, ये 2500, ये कितना हो गया 1500। अब जो ये गैप, ये जो आपकी विड्थ दिख रही है हर एक बार, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सभी ग्राफ की। इसके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर नहीं कह रहा, बार ग्राफ के बराबर नहीं। एक आपने डिस्टेंस ले ली तो उतनी डिस्टेंस में आपके क्या होना चाहिए, इनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। गैप आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, इतना ही गैप सब में होना चाहिए। इसका मीन्स कि बीच में एक इंटरवल सेम होना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विड्थ है इसके बराबर हो गैप के, ठीक है।
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आप अपने अनुसार ले, लेकिन गैप सेम होना चाहिए। हाँ, जो बार ग्राफ की विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये JULY अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं मंथ, नीचे MONTH, इसे मिटा देना, ठीक है, इसे मिटा देंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये था बार ग्राफ। और मैंने बताया बार ग्राफ किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जिससे कि हमें वो अच्छी तरह से एनालाइज करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। उससे हम डिसीज़न ले सकें, कंक्लूज़न, हम उससे रिजल्ट प्राप्त कर सकें, वी कैन गेट दी। और ये ईज़िली हमें समझ में आ जाता है। आ तो इससे भी जाता है, टेबुलर फॉर्म में भी आ जाता है, लेकिन आपका डेटा अगर यहाँ पे कलरफुल हो और बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उससे आसानी होती है समझने में, इसलिए हम बार ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, जो भी डेटा का है। अब ये आपका बार ग्राफ। इसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। और हाँ, बार ग्राफ किसके लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे है, देखिए, मंथ में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और कितने मंथ में कितनी वॉचेस हमारी सोल्ड हुई। अगर कोई कंपनी है या कोई शॉप है, वो देख रहा है कि कौन से नवंबर मंथ में हमारी सोल्ड हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि देखा होगा उसने कि नवंबर मंथ में आपके फेस्टिवल्स होते हैं या यहीं से अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि 2 मंथ में तो बहुत ज़्यादा क्या, तो अगली बार से क्या करेगा, इसी समय वो ज़्यादा वॉचेस का ऑर्डर देगा, ठीक है। और जब देख रहा है कि जुलाई मंथ में सबसे कम हो रहा है यहाँ पे, तो उतना ऑर्डर इसके लिए नहीं करेगा, जितना है उसके अनुसार। और रिक्वायरमेंट उसकी क्या रहेगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल्स आते हैं, तो यहाँ पे वो ज़्यादा वॉचेस का ऑर्डर देगा, कंपनी से लेगा। और इस प्रकार से वो देख रहा है कि अगले यहाँ पे उसको पिक्चर जो बार ग्राफ से इसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब देख लेते हैं डबल बार ग्राफ। देखिए डबल बार ग्राफ क्या होता है, एक ही जो भी अ सिमिलर डेटा वी कैन कंपेयर, ठीक है, वहाँ पे जो जैसे यूनिट टेस्ट है, ठीक है, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, तो कंपेयर करने में डेटा आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे एक ही कैटेगरी होती है, तो उसको कंपेयर करने में आसानी होती है, वहाँ पे डबल बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ मैंने पहले ही कहा, डबल बार ग्राफ किस लिए यूज़ किया था। डबल बार ग्राफ इज़ यूज टू कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट बट रिलेटेड डेटा। जो 2 डिफरेंट डेटा होंगे, रिलेटेड डेटा होंगे, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। यह है डबल बार ग्राफ, ठीक है। जैसे बार ग्राफ बना था वैसे यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 में नंबर्स हैं आउट ऑफ 20 हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नीचे ले लेते हैं और UT1 और UT2 y एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक है, और ये x एक्सिस। सबसे पहले मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, और कितने स्टूडेंट 1 2 3 4 5, तो 4 का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 को 20 में, क्योंकि मैक्सिमम 20 मार्क्स हैं, तो 20 में डिवाइड कर दिया तो 4 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 4 8 12 16 20, इस प्रकार से हम स्केल को लेते हैं कि ना तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो ना ज़्यादा, क्योंकि एक्सीड कर जाएगा ग्राफ से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अपने साथ ये 5 भी ले सकते थे, यहाँ पे फिर यहाँ पे जो रेंज आती है वो 4 तक,
फोर्थ यहाँ पे 1 2 3 4 4 तक यहाँ तक आती, क्योंकि 5 10 15 और 20 थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इससे देख। और आप 3 भी ले सकते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा 3 7 7 आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, तो हमने 4 ले रखा है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले UT1 में सचिन के कितने हुए हैं, यहाँ पे सचिन 15 मार्क्स है, तो 12 के बीच में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 4 13 14 15 16 13 14 15 16 आ गया, तो ये तो हो गया, ये आ गया 14, ये आ गया 15, यहाँ तक आएगा कहीं। इसमें भी बार ग्राफ में भी क्या होता है, बार आपके सेम होंगे, इनकी विड्थ सेम होगी, ठीक है। और दूसरा है 18 16 17 18 19 20, तो 18 यहाँ पे आएगा। और ये बार ग्राफ क्या होता है, आपस में जिनमें कंपैरिजन होता है वो चिपके होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। ये आ गया 15, ये आ गया 18। अब दूसरा ये UT, और एक और UT1 को आप इस प्रकार से डिस्प्ले कर दीजिए, और UT2 को इस प्रकार से, ठीक है। वहाँ पे अगर आपके पास कलर होगा तो कलर कर लेना, और वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करना जिससे कि आसानी हो जाए कि हम कंपैरिजन किस में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये UT2 है, ये UT1 है। दूसरा मनोज के कितने 19 यहाँ पे आएगा। अब इसके बीच में गैप होगा, ठीक है, और गैप भी सेम होगा, लेकिन ये तुम्हारा विड्थ सबकी सेम होगी, और गैप आपका ये सेम होगा, लेकिन इसके बराबर कह सकते हैं कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, और इसकी जो इनके बीच में गैप होगा वो इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन हाँ गैप इनके सबके बीच में होगा। दूसरा है 20 आपका ये आ गया, ये और ये सबके गैप मतलब कि विड्थ सबकी सेम होनी चाहिए, तो ये आ गया 19, ये 20, और ये हमारा UT2 हमने डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए UT2 है। इसी प्रकार रमेश के अब जो ये गैप होगा वो सेम होना चाहिए। 13 कहाँ पे आएगा, ये आ गया, और ये आ गया 13, ये आ गया 16 कहाँ पे, ये है, ये आपका ये है। फिर नीतू, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसे थोड़ा UT1, और जो हम इसको कर रहे हैं ये है UT2। नीतू के कितने 20, और 19 ये है। इसके बाद सुमित के कितने हैं 16 ये आ रहा है। सुमित ये है 16 और 12 ये है आपका। ट्वेल्व 16 और ये कितना था, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मार्क्स। 20 और 19 जो यूनिट टेस्ट 2 था उसको हम इस प्रकार से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डबल बार ग्राफ क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट बट रिलेटेड डेटा। ठीक है, ये आपका सचिन का UT1 में 15 मार्क्स, सेकंड 18। तो इससे कंपैरिजन करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, जिसमें कंपैरिजन हो रहा है, जो दो डेटा हैं वो आपस में क्या होंगे, साइड बाय साइड होंगे, या आपस में आपके आपस में वो होंगे साइड बाय साइड, जॉइंट होंगे। ठीक है, ये इनके बीच में गैप नहीं होगा। गैप होगा जब दूसरा
कैटेगरी आएगी, दूसरी नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे सचिन आया, फिर उसके बीच में गैप होगा, और ये गैप सेम होगा हर जगह, ठीक है। ये गैप इसके बराबर नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं होगा सर, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इसका विड्थ होगी वो इसी के बराबर, नहीं। हाँ, गैप सबके सेम होगा, ये तो है, लेकिन गैप आप अपनी तरीके से ले सकते हैं। इसी प्रकार जो विड्थ होगी सबकी ये सेम होगी, इसकी विड्थ या ये वाली विड्थ सेम होगी सबकी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डबल बार ग्राफ को बनाएंगे। अब बार ग्राफ, मैंने कहा बार ग्राफ क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि आसानी से हम एनालाइज कर सकें और हम डिसीजन ले सकें। इसी प्रकार डबल बार ग्राफ है, जब दो डिफरेंट बट सेम कैटेगरी के डेटा होता है तो वहाँ पे डबल बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है अब आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है, और हिस्टोग्राम वी कैन ड्रॉ दैट। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा। हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये एग्जांपल देख लेते हैं क्यों ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दी शॉपर्स हु केम टू द डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द। अब लिस्ट क्रिएट करनी है कि फर्स्ट आवर्स में कितने मैन आए, कितने वुमेन आए, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़। अब इसको देख के तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं छूट जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता तो हमें आसानी से पता लग जाता कि कितने एकदम कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, अगर ये स्ट्रक्चर्ड वे में होता तो एकदम ही कैलकुलेट हो जाता, ठीक है। चलिए पहले कर लेते हैं इसको स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये है शॉपर्स, यहाँ पे टैली मार्क्स और नंबर ऑफ शॉपर्स और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो जितनी बार रिपीट होता है जो आइटम या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे W कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो अब देख लें कैसे टैली मार्क्स में आते हैं। वुमेन को W से, मैन को M से, गर्ल्स को G से और बॉयज़ को B से, ठीक है। तो सबसे पहले टैली मार्क्स में हमें बार कितने पड़ेंगे, जितनी बार जो रिपीट हो गया, ठीक है, उसको उतनी बार हम टैली करेंगे, बार खींचेंगे। तो यहाँ पे W कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, इसको काट देंगे, 3 बार आया। फिर आया गर्ल्स को 1 बार, इसको फिर बॉयज़ ऐसे टैली करेंगे। फिर वुमेन कितनी बार आया, 2 1। जब ये 4 पूरा हो जाएगा तो फिफ्थ इस प्रकार से हम कट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर मैन, गर्ल 2 बार, 1 2, फिर मैन 2 बार, 1 फिर 2, फिर वुमेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर गर्ल्स कितनी बार आ रहा है, 1, फिर बॉयज़ 1, मैन कितनी बार आ रहा है, 1, वुमेन 1, तो ये 4 हो गया था, ये 5 हो गया, बॉयज़ 1, गर्ल्स 1 2, गर्ल्स एक तो ये कट गया, 5 हो गया, ये फिर से आ गया 1, मैन एक और बार ये आ गया फिफ्थ वाला, वुमेन 1 2 1 2, मैन 1 2 1 2, ये भी हो गया। वुमेन कितनी बार है, 1 2 3, ये 2 तो आ गया, 3 4 और ये 5, फिर मैन काटा, इधर आया, वुमेन फिर से 1, बॉयज़ ये आ गया, वुमेन, गर्ल, मैन,
वुमेन 1 2, क्योंकि 4 हो गए, ये 5, ये इधर ऐसे हो गया, फिर ये इधर आ गया, ठीक है। गर्ल ये आ गया, वुमेन ये आ गया, मैन 2 बार, मैन 1 तो काटते हैं ये हो जाएगा, फिर दूसरा काटेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर वुमेन 2 बार तो हो चुका है, 2 बार और आ गया, 1 2, फिर मैन 1, फिर वुमेन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गर्ल आ गया, गर्ल्स 4, वुमेन 1, एम, गर्ल ये हो गया, वुमेन, मैन 2 बार 4 5, बॉयज़ ये हो गया, गर्ल 2 बार 1 2, वुमेन ये हो गया, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ शॉपर्स इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 5 5 आ रहा है, ये 5 का होता है 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5 5 25 और 3 28, तो वुमेन तो 28 हो गई। इस प्रकार मैन 5 5 10 15, इसी प्रकार गर्ल्स कितनी हो गई 5 5 10 और 2 12, बॉयज़ कितनी बार हो गए 5। अगर हम इसका टोटल करते हैं टोटल, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा इधर जगह नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो नीचे कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 8 और 5 13, 13 और 2 15 20, 2 2 4 5 6 60। तो इस प्रकार से हम देखिए, अब ऑर्गेनाइज वे में आ गया, अब हमें पता लग जाएगा एकदम। अगर इस प्रकार से हम गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा, और कोई मिस होने का तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी नहीं, या बहुत टाइम लग जाएगा इन्फॉर्मेशन को। अगर अनऑर्गेनाइज वे में डेटा होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये तो अभी 60 है, अगर ये मान लो 16,000 होते हैं तो यहाँ पे हमें एकदम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको करने में तो यहाँ पे तो घंटे बीत जाएंगे। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड वे में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब हमारी इन्फॉर्मेशन आती है, और उससे हम कंक्लूज़न निकाल पाते हैं, हम डिसीज़न ले पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग दी डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा का क्या फ़ायदा होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। इसी प्रकार ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या करते हैं, जब हमारे पास लार्ज स्केल ऑफ डेटा होता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर पूरे स्कूल का डेटा लेना हो तो मान लो स्कूल में 1000 हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना हो कि कितने बॉयज़ कितने एज ग्रुप के हैं, ठीक है, तो उस डेटा को हमें ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब बहुत लार्ज स्केल में डेटा होता है तो हम ग्रुपिंग करते हैं, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसे टेबल और फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ग्रुप्स बना लेते हैं, और यहाँ पे टैली मार्क्स, और फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर विच अकर्ड द इन हाउ मैनी टाइम इट इज़ अकरिंग, ठीक है, उसी को फ्रीक्वेंसी, जो नंबर जितनी बार अकर होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। या विच नंबर विच अकर्ड द मोस्ट। सबसे पहले ग्रुप यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 10 से, जो सबसे मिनिमम है यहाँ पे 8 10 है, ठीक है। तो 10 10 के ग्रुप बना लेंगे और उसी में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे मिनिमम कितना दिख रहा है यहाँ पे 8 10, अभी तक तो 8 10 आ रहा है यहाँ पे। 804 आ गया। 804 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 800 से स्टार्ट कर लेंगे। 800 to 810, 810
टू 820 और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 10, 69, 890, 98, तो 890 तक 890 है देखिए, तो 890 तक कर लेंगे। 822, 830, 832, 840, 842, 850, 10 का ग्रुप बना रहे हैं। 852, 860, 862, 870, 872, 880 और 882, 890। आप 2020 का भी ग्रुप बना सकते हो। अब इसके बाद मुझे ग्राफ बनाना है तो इससे आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 10-10 का गैप लिया है, ठीक है। अब टैली मार्क्स सबसे पहले 800 में कौन, पहले तो 830, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव होते हैं, दो डेटा होते हैं। एक्सक्लूसिव मीन्स देखिए यहाँ पे 810 यहाँ पे भी आ रहा है और 810 यहाँ पे भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 को इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव होता है कि हम इसे नहीं लेंगे, यहाँ से 810 यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे कहाँ तक लेंगे, 800 से 809 तक लेंगे। फिर 810 जो होगा यहाँ से लेंगे 810 से 890 तक, ठीक है। तो उस प्रकार से करेंगे। तो 830 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो पहला 830, 835 इसी के बीच में आ रहा है, दूसरा 890, 890 टू 8, अब ये नहीं लेंगे तो 890 टू 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 ले लेंगे, ठीक है। 900 तक जाएगा तो यहाँ पे आ गया 890 आ रहा है, इसको काट देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 एक बार। 810 यहाँ पे आएगा, फिर 835 इसके बीच में आ रहा है, 836 फिर से ये आ रहा है, 869 ये आ रहा है, इसमें आ रहा है 845 यहाँ पे, फिर 898 यहाँ पे आ रहा है, फिर 890 क्योंकि यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे लेना 890 ये आ गया। 820 यहाँ पे आएगा, ये नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। 860 यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लेंगे। 832 यहाँ से, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 833 फिर से, 855 ये है, 845 इसके बीच में, 804 ये है, 808 यही आ गया, 812 इसके बीच में, 840 यहाँ ना लेके यहाँ लेंगे। 885 ये आ गया, 835 ये है, 835 फिर से, 836 फिर से, 878 ये आ गया, 840 यहाँ पे लेंगे, इधर ना लेके इधर लेंगे। 868 ये है, 890 ये आ गया, 806 ये आ गया, 840 ये आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 3, 2, 1 ये 5 से और 4, 9 ये कितना आ गया 5, फिर ये है 1, ये कितना आ रहा है 3, 870 से 880 तक 1, 880 से ये आ गया 2, ये 3। टोटल गिन लेते हैं, 30 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 30 है। 3 2 5 6 15 और 5 20 21 24 25 27 30। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस है, ग्रुप है, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल्स या ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल्स कहलाती है। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल्स का हमारा क्या बनता है, जब
ग्रुपिंग में होते हैं क्योंकि एक कंटिन्यूटी है, इसमें बार ग्राफ नहीं बनेगा। अगर बार ग्राफ बनेगा तो चिपक के बनेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, हिस्टोग्राम कहेंगे। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। वही है, जैसे बार ग्राफ बनता है वैसे हिस्टोग्राम भी बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप्स, यहाँ पे क्या आ गया, 30 वर्कर्स, और ये ग्रुप्स हैं, ये वर्कर्स हैं, ठीक है। पिक वेजेस, ये इनकी वेजेस हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। पहले तो ये देखिए, जो भी आपकी ग्रुप्स होती हैं वो एक्स एक्सिस में होंगी, ठीक है। ग्रुप्स एक्स एक्सिस में होती है, जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में कैलकुलेट करेंगे और एक्स एक्सिस में हमें ग्रुप्स होंगे। तो कहाँ से 800 से, तो ये थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। और थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, ये तो अब आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिखने के लिए होगा, तो यहाँ पे अब यहाँ से 800 से कहाँ तक, 10 तक, फिर 810 से 20, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900 तक, ठीक है। इसी प्रकार तो मैक्सिमम कितना है, 9। तो वाई स्केल ले लेते हैं पहले, वाई इन वाई एक्सिस में 1 यूनिट कि या 1 सेंटीमीटर, जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, वो क्या ले लेते हैं, 1 वर्कर ले लेते हैं, WRKER। ये क्या आते हैं, वर्कर, ठीक है। ये वर्कर्स हैं, यहाँ पे वर्कर्स आएंगे, ठीक है। और ये हैं वेजेस, इसके बीच में आपके वेजेस हैं, वेजेस इन रुपीज़, ठीक है। और एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज़ वेजेस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्योंकि 10 का गैप है, तो 10 हमारा वेज कितना होगा, कितना उसका किराया होगा जो उसे मिल रहा है, 10 का हम गैप ले रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वर्कर, ये वाई एक्सेस में वर्कर है और एक्स एक्सेस में हमारा वेजेस है। और 1 यूनिट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से आ गया ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 800 से स्टार्ट किया, 800 से 810 के बीच में। और ये जो होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्सिस ओरिजिन होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो मतलब कि हमारा कहाँ से हो रहा है, 800 से हो रहा है। तो यहाँ के बीच में इसके ब्रेक आ गया है बहुत सारा, गैप कितना आ गया, 800 का गैप आ रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 10, 10 से 20, तो हमारा अगर जब बीच में इस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न ना मिले तो क्या होता है, यहाँ पे ये कहा जाता है किंक, KINK, या ब्रेक कहा जाता है, इसको ब्रेक कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस साइन से डिनोट करेंगे। अब देखिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 800 से 810 के बीच में 3 है, तो 3 यहाँ तक आ रहा है, ये आ गया आपका। और मैंने कहा सबका गैप बीच में एक जैसा ही होगा, तो इस प्रकार से इसको ऐसे बनाएंगे कि सबका गैप एक जैसा हो। फिर 810 से 2, ये आ गया 2, क्योंकि कंटिन्यूटी है 800 से, अब इसके बीच में तो गैप नहीं होगा, कंटिन्यूटी है, इसलिए ये चिपक के होते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारा 820 से 830 तक 1, ये है यहाँ पे
1। इसी प्रकार कितना है 9, 830 से 840 तक 9 ये है, और ये सबसे मैक्सिमम आ रहा आपका, और इसी से ही चिपकता हुआ आएगा, और इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। सब इनके बीच का जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ये विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार 840 से 850 में 5 है, फिर कितना 850 से 860 में 1, फिर 860 से 870 में 3, फिर 1, फिर कितना आ रहा है 2, फिर कितना आ रहा है 3। गैप यहाँ पे जो इसका विड्थ होगी जो इसकी सबकी सेम होगी, लेकिन अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये विड्थ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो तो अभी तक आपके जो है यहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न है उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन ये चेंज भी, जैसे बार ग्राफ होता है उसकी विड्थ तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम की विड्थ चेंज भी हो सकती है, वेरी भी कर सकती है। वो आपकी नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में आएगा, ठीक है। अभी आप ये लेके चलिए यहाँ पे विड्थ सेम है। तो इस प्रकार से हमने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है। ये है 1, ये 2 है, ये 1 है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, एक आसानी से हमें क्या मिल जा रही है, इसके एक पैटर्न, वो इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कौन से किसके बीच में है, 1 2 3। तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेजेस कहाँ पे हैं, किसको, 830 से 840 के बीच में, ठीक है। कितने वर्कर्स हैं, 9 वर्कर्स को मिला है, ठीक है। इतना 830 से 840 के बीच में वेजेस मिले हैं 9 वर्कर्स को, और इसी प्रकार से 840 से 850 के बीच में कितने वर्कर्स को कितना वेज मिला है, 5 मिला है। और 890 से 900 के बीच में कितने वर्कर्स को मिला है, वेजेस 3 वर्कर्स को मिलता है। तो ये वर्कर्स हैं इस प्रकार से, और इनका स्केल इस प्रकार से लेता है। अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट लेते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये देखिए और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो दिखने में आसानी नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने 1 यूनिट इक्वल टू 1 वर्कर लिया। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम को, और जो हिस्टोग्राम होते हैं, जो इनके बार होते हैं आपस में क्या होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं, एडजेंट होते हैं, मतलब कि चिपके होते हैं, ठीक है। जबकि बार ग्राफ में बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे सर्किल ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ डिफरेंट आइटम ऑफ ए बेकर्स ऑफ ए शॉप आर गिवन। अब इसे पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। और पहले मैंने कहा कि टेबल फॉर्मेट और ग्राफ किस लिए यूज़ होते हैं, कि जिससे कि हमारा इजी कैलकुलेशन एनालिसिस हो सके, इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकें और हम अपने डिसीजन या कंक्लूजन निकाल सकें। तो सबसे पहले आइटम्स क्या हैं, यहाँ पे आइटम्स हैं, सेल्स, फिर यहाँ पे दूसरा इसका फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो पाई चार्ट के लिए हमें क्या पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो आइटम्स हमारा सबसे पहले क्या है, ऑर्डिनरी बेकिंग, ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड कितनी सेल्स हुई है, 32 इन रुपीज़, ठीक है। इसी के बाद फ्रूट ब्रेड 80। इसके बाद केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज कितनी है, 120 है, 160। और बिस्किट्स हैं 120, और अदर्स हैं
और 10 कितने 40, और ये कितना हो गया टोटल मिला के कितना हो गया 720 हो गया। फ्रैक्शन कर लेते हैं, ये कितने में से आ रहा है, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। टोटल कितने हैं 720 और ये 320 अपॉन 720, तो ये कितना आ गया 9, यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, ठीक है। दूसरा है 80 फ्रैक्शन, क्योंकि इसका पार्ट है ये 720 में से इतना पार्ट, तो ये हो गया 1/9, ये आ गया 160/720। हमने 720 इसलिए लिया है सब में क्योंकि पूरे टोटल हमारा कितना बिका है, पूरे के पूरे जो इसको मिला के 720 बिका है, और ये इसके कितना फ्रैक्शन है, इसका कितना पार्ट है वो हमें करना पड़ेगा। तभी हमें जब हम ड्रॉ करेंगे वो पाई चार्ट को, तो हमें उसका फ्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल पहले निकालेंगे और उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट लिया। 8 2 जा 16, 8 9 जा, और फिर आ गया 120/720, यहाँ पे आ गया 1/, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 40/720, तो ये आ गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1/80, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एंगल इसका कैसे होगा, क्योंकि पूरा जो सर्किल होता है, अगर यहाँ पे हम पूरा सर्किल ड्रॉ करें तो ये कितने का होता है 360 का होता है। हम उसके पार्ट्स लेते जाएंगे, ठीक है। तो 360, अब इसको ये 360 का कितना पार्ट है, 360 इंटू 4/9, 9 4 जा 36, तो ये 4 4 जा 160 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार 360 का 1/9 कितना है, 9 4 जा, तो ये 40 डिग्री आ रहा है इसका। इसी प्रकार 360 का 2/9, 9 4 जा 4 2 जा 80 डिग्री। इसी प्रकार 360 का 1/6, 6 6 जा 30, 60 डिग्री। और 360 1/18, 18 2 जा 20 डिग्री, ठीक है। अब आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे पहले आएगा 160, देखिए अब यहाँ पे आता है, ये तो 180 हो जाता है यहाँ पे 180, ठीक है। ये 180 है क्योंकि हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 360 का हाफ 180, ठीक है। अब 160, तो 160 थोड़ा इसके यहाँ पे अगर सेंटर लें तो ये पूरा ये पार्ट आ गया हुआ कितना, ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड कितना आया 160 डिग्री का, ठीक है। इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट कितना पार्ट है ये तुम्हारा सेल्स में 320, ठीक है। और ये हटा देंगे अब। इसी प्रकार 40 डिग्री, देखिए यहाँ पे 180, तो ये आ रहा था 180, ठीक है। और 60 थी, 6 3 जा 18, ठीक है। तो 60 के हम यहाँ पे 3 पार्ट कर लेंगे। देखिए ये आ गया 60, ये 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 2 3, ये 60 का है, ठीक है। तो 60 डिग्री में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री तो इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 40 डिग्री ये आ जाएगा 40 डिग्री, और ये आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ गया है। ये क्या आ गया, फ्रूट एंड ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना, केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो ये कितना डिग्री आ गया 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, क्योंकि 60 का थोड़ा सा कम 80, और यहाँ पे हमने इसको 80 डिग्री कर दिया। फिर से तुम्हारा 60 डिग्री, ये पार्ट इतना कितना आ रहा है, ये इतना 60 डिग्री आएगा, और ये 60 डिग्री में क्या आ रहा है, बिस्किट्स,
कितना 60 डिग्री, और ये जो पार्ट रह गया ये कितना है 20, क्योंकि यहाँ पे कितना ये 1 पूरा 180 था, 160 को हमने ये ड्रॉ किया था, और ये 20 डिग्री है। ये कितना आ गया अदर्स, OTHERS अदर्स। तो इस प्रकार से हम क्या सर्किल ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, सर्किल ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। देखिए कभी आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में कि रोज़ जो आप अम्ब्रेला लेके जाते हैं, ठीक है, उस समय आपका रेन नहीं होता, और जिस दिन आप अम्ब्रेला लेके नहीं जाते हैं तो क्या होता है, उस दिन बारिश होने के चांसेस, मतलब कि उस दिन बारिश आती है। या कोई जब आप क्लास में हैं, रोज़ बुक लेके जा रहे हैं और किसी दिन पर्टिकुलर आप उस बुक को भूल जाते हैं घर में, ठीक है, यू फॉरगॉट दैट, और रैंडमली किसी टीचर ने चेक कर लिया तो क्या होगा, तो उस समय आपको डांटा जाएगा, जबकि आप रोज़ लेके जा रहे थे, लेकिन आप पर्टिकुलर उस इंस्टेंस में आप घर में भूल गए। तो कई प्रोबेबिलिटी कहते हैं आप पर्टिकुलर चांस टू अकर, किसी भी इवेंट के चांस का अकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसी को क्या कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हेड एंड टेल, जब हम किसी कॉइन को उछालते हैं तो हेड एंड टेल आने में उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे वी हैव टू कैलकुलेट। देखा होगा कई कैप्टन्स, अगर मान लो 5 मैचेस हैं तो 5 मैचेस में से एक ही मैच में वो विन कर पाते हैं, या किसी में 4 मैचेस में वो क्या टॉस को विन कर जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वही वे कैलकुलेट। देखिए अगर हम हेड एंड टेल रह रहे हैं, हेड एंड टेल, कोई कॉइन है उसमें हेड और टेल होगा, जहाँ हम उसको कॉइन को जब उछालेंगे, टॉस करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 इवेंट अकर होंगे, 2 आउटकम होंगे, क्या होंगे, ठीक है, 2 में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम क्या कहते हैं, हाफ ऑफ चांसेस हैं, ठीक है। हेड आने के क्या है, देखिए दोनों हेड एंड टेल, 2 आउटकम, टोटल आउटकम कितना होता है, 2 होता है। हेड आने के चांसेस कितने, हाफ, टेल आने के चांसेस हाफ, मतलब कि आउटकम और टोटल आउटकम, ठीक है। इसी प्रकार टेल में भी इवेंट्स अकर, आउटकम एंड दी टोटल आउटकम, तो इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमारे से क्या होती है, 1 से लेस होती है, ठीक है, इट इज़ लेसर देन, ये 1 से लेस ही होगी, प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी आपकी 1 से छोटी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कोई भी डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हमारे टोटल आउटकम कितने होंगे इसमें, टोटल आउटकम हमारे 6 हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि 1 जो नंबर 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी इसकी, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो आउटकम कितना है, आउटकम 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने में, आउटकम कितना आ रहा है, इवेंट्स टू अकर, ठीक है, 1 होगा, और टोटल आउटकम कितना है, 6 है। इस प्रकार से हमारा 1 जो प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर डाइस हमने रोल किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। अगर इसी प्रकार हम कहें कि इवन नंबर्स, जो इवेंट्स होंगे, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, तो हमारे आउटकम कितने बने, 3 बने, ठीक है। कोई ना कोई तो अगर हमने डाइस रोल किया तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो आउटकम होगा, आउटकम कितना हमारा 3, और टोटल आउटकम कितना है हमारा 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/2। तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। इसी प्रकार प्राइम नंबर आने की कितनी की होगी, तो प्राइम नंबर्स कितने इसमें, 2 है, 3 है और 5 है, 3 है, ठीक है। 3 प्राइम नंबर्स है इसमें, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो जब हमने डाइस रोल किया तो इसमें से कोई ना कोई
आ भी सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आउटकम कितना हो गया हमारा 3 हो गया, और ऐसी टोटल आउटकम कितने में से 6 में से आना है, ठीक है, ये हो गया तो 1/2। और यही कह सकते हैं कि प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इससे क्या कर सकते हैं, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखिए 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, ये भी 3 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3/6, आउटकम कितना आ रहा है 3 और टोटल आउटकम के तो ये, या तो इसमें से माइनस कर दीजिए जो तुम्हारा प्राइम नंबर्स आया, क्योंकि मैंने बताया 1 से हमेशा छोटा होता प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से माइनस कर दीजिए, तो जो प्राइम नंबर्स होने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। अब आप कितना पता 1 में से माइनस कर दी तो ये कितना आ जाएगा 1/2, या तो ऐसे कर लीजिए नॉन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये था आपका डेटा हैंडलिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।